नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आपका उड़ान IAS एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ वन सेवा भर्ती परीक्षा 2016 के प्रश्न पत्र 1 के भाग 3 पर चर्चा करेंगे, जो कि मैथ्स और रीजनिंग का भाग माना जाता है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, हमारे द्वारा व्यापम के लिए नई बैच 25 अक्टूबर से प्रारंभ की जा रही है, जिसका समय होगा शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक का। यह बैच ऑफलाइन होगी। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, दिया है a1 बराबर 1 तथा an+1 बराबर 2an+5, जहां पर n का मान 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। आपसे पूछा है a100 का मान क्या होगा। अच्छा प्रश्न है ये, कैसे सॉल्व करना है देखिए। आपको an+1 का मान प्रश्न में दिया है 2an+5, साथ में आपको a1 की वैल्यू देकर रखा है, कितना है 1। अगर मैं a1 की वैल्यू 1 को यूज करना चाहता हूं तो कैसे यूज करूंगा, यहां पे n का मान अगर मैं 1 पुट कर दूंगा तो यहां पे a1+1 मतलब a2 का मान मिल जाएगा। ये a2 का मान कैसे मिलेगा, तो 2a1+5, तो यहां से a2 का मान मिलेगा आपको 2 × a1, और a1 का वैल्यू आपको 1 देकर रखा है, तो यहां से a2 का मान आपको कितना मिल गया, 7 मिल गया। लेकिन यहां से आपको कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन इसके थोड़े अलग दिए गए हैं। अगर मैं n का मान 2 पुट कर देता हूं इसमें, तो आपको क्या मिलेगा, a2+1 मतलब a3 मिलेगा। ये कितना मिलेगा देखिए, 2a2+5, तो यहां से a3 का मान क्या मिलेगा देख सकते हैं। a2 का मान आपको मिल चुका है 7, तो 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना हो गया, 19 हो गया। मतलब a3 का मान कितना मिल गया, 19। कोई लॉजिक आपको समझ नहीं आ रहा है कि ऑप्शन कैसे यहां पे मैच किया जाए, क्योंकि a1 का मान 1 है, a2 का मान 7 है और a3 का मान कितना है, 19। ये वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है, ये वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड किया, n बराबर 1 यहां पुट कर दिया, n बराबर 2 पुट किया, तो मेरे को क्या मिल गया, a3 का मान मिल गया। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ऑप्शन में देखिए 2 का पावर में लिखा हुआ है चारों ऑप्शन, ये देख पा रहे हैं, 2 का पावर में चारों ऑप्शन लिखा हुआ है। तो यहां पे 7 को थोड़ा सा ब्रेक करने का कोशिश करेंगे आप। कैसे ब्रेक कर सकता हूं, तो मैं देखिए 7 को 6 × 2 - 5 ऐसा लिख सकता हूं। 6 × 2 - 5 कितना होगा, 7 ही तो होगा। इसी प्रकार अगर मैं 19 को ब्रेक करना चाहूं तो 19 को कैसे ब्रेक करूंगा, तो 6 × 2 का पावर 2 - 5 कितना आएगा, 6 × 4 24, 24 - 5 कितना आएगा, 19। मतलब अब लॉजिक मेरे को समझ में आ रहा है कि भाई मैं a2 का मान को लिख सकता हूं 6 × 2 का पावर 1 - 5, a3 का मान को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 × 2 का पावर 2 - 5। उसी प्रकार अगर मैं a100 का मान लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, 6 × 2 का पावर 99 - 5। ये लॉजिक मेरे को मिल गया। a2 में पावर 1 था, a3 में पावर 2 था, तो a100 में पावर क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो यहां पे आपको ऑप्शन की मदद लेनी पड़ती, तब जाके आपका आंसर आता। ठीक, तो ये था पहला प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी भाषा की वर्णमाला में केवल 3 अक्षर A, B, C हैं। इस भाषा में किसी भी शब्द में 4 अक्षरों से अधिक अक्षर नहीं है। इस भाषा में अधिक से अधिक कितने शब्द हो सकते हैं। यह भी अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कैसे बनेगा। बोल रहा है किसी भाषा की वर्णमाला में केवल 3 अक्षर हैं। वो 3 अक्षर क्या हैं, A, B और C। केवल ये 3 अक्षर हैं, इसके अलावा कोई अक्षर है ही नहीं यहां पे। अब बोल रहा है इस भाषा में किसी भी शब्द में 4 अक्षरों से अधिक अक्षर नहीं है। मतलब मैक्सिमम कितने अक्षर हैं, 4। तो देखा जाए तो इस भाषा में जो शब्द बनेगा उसमें या तो 4 अक्षर हो सकते हैं
या तो 3 अक्षर हो सकते हैं, या तो 2 अक्षर हो सकते हैं, या तो एक ही अक्षर हो सकता है। अधिक से अधिक 4 बोला है। किसी भी शब्द में अधिक से अधिक 4 अक्षर हो सकते हैं, मतलब 3 भी तो हो सकते हैं, 2 भी तो हो सकते हैं, 1 भी तो हो सकता है। अब यहां पे आपके पास 4 अक्षर हैं, जो शब्द बनेगा उसमें 4 अक्षर हैं, और यूज किसका करना है आपको? ए बी सी का। मतलब इसको आप कितने प्रकार से भर सकते हैं? 3 प्रकार से। ए भी आ सकता है, बी भी और सी भी। इसको भी कितने प्रकार से भर सकते हैं? 3 प्रकार से। इसको भी 3 प्रकार से, और इसको भी 3 प्रकार से। मतलब कुल कितने शब्द बनेंगे 4 अक्षर वाले? तो आप बोले 81। 3 अक्षर वाले कितने बनेंगे? तो आप बोल सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 कितने बनेंगे? 27। 2 अक्षर वाले कितने बनेंगे? तो आप बोलेंगे 3 गुणा 3 9। 1 अक्षर वाला कितना बनेगा? 3। तो टोटल कितने हो गए? 81, 27, 9 और 3 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 9 और 1 10, 17 और 3 20, 8 2 10, 2 12, 120 शब्द बना सकते हैं। समझ आ रहा है? रिपीटेशन हो सकता है, जैसे यहां पे एग्जांपल में बोलूं, ये देखिए ए 4 अक्षर का एक शब्द, ऐसा बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी ऐसा भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। रिपीटेशन अलाउ हो सकता है यहां पे। ए ये देखिए 4 अक्षर है, शब्द बन चुका है। रिपीटेशन अलाउ हो सकता है, इसीलिए इसको भरने का तरीका 3, इसको भी 3, इसको भी 3, इसको भी 3, मतलब टोटल 4 अक्षर वाले कितने शब्द बन सकते हैं? 81। 3 अक्षर वाले 27, 2 अक्षर वाले 9, 1 अक्षर वाला 3। तो टोटल कितने बनेंगे? 120 बनेंगे। तो यहां पे कंफ्यूजन केवल यही हो सकता था कि सर केवल 4 अक्षर वाले ही शब्द बनाने हैं क्या? मतलब आंसर कहीं 81 तो नहीं होगा? तो ऐसा नहीं है। बोला है अधिक से अधिक। ये देखिए किसी भी शब्द में 4 अक्षर से अधिक अक्षर नहीं हो सकते। मतलब अधिक से अधिक कितने होंगे? 4। लेकिन 3 भी तो हो सकते हैं, 2 भी तो हो सकते हैं, 1 भी तो हो सकता है। ये आपको समझना था। तो आंसर हो जाएगा इसका 120। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 1 तथा 200 के बीच में ऐसी संख्याओं की संख्या जो 8 से विभाजित होती है। ये आसान प्रश्न है। तथा जिनमें किसी भी स्थान पर 8 का अंक आता है। इस प्रकार का एक प्रश्न सीजीपीएससी पूछ ही लेता है लगभग हर एग्जाम में अपने। तो 1 और 200 के बीच ऐसी संख्याएं आपको बतानी है जो 8 से क्या हो जाए? विभाजित, और जिसमें किसी भी स्थान पे 8 आता हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या हैं? तो आप बोलेंगे 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, समझ आ रहा है? 64, 72, 80, ये सब क्या है? 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। अब बोल क्या रहा है? ऐसी संख्याएं जिनमें किसी भी स्थान पे 8 आता हो, जैसे ये हो जाएगी, जैसे ये हो जाएगी। इस प्रकार की संख्याएं आपको देखनी है। तो 8, 48, 80, 88 भी तो होगा। 88 8 से विभाजित होता है, और इसमें भी तो किसी भी स्थान पे 8 आ रहा है। इस प्रकार से आप 200 तक देखेंगे तो टोटल आपको कितनी संख्याएं मिलेंगी? 7 संख्याएं मिलेंगी। आप देख सकते हैं, आसान सा है ये। तो यहां पे आप कुछ कॉन्सेप्ट या कोई आप फॉर्मूला वगैरह नहीं सोचेंगे, सीधे आप गिन लेंगे। टोटल आपको मिलेगी 7 संख्याएं, जिनमें किसी न किसी स्थान पे 8 अवश्य आएगा, और जो 8 से क्या होंगी? विभाजित। तो ऐसे प्रश्नों में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या कॉन्सेप्ट होगा। गिन लीजिए आप। 7 ही संख्याएं तो गिननी है, आसानी से गिन सकते हैं। 4 मैंने बता दी है, 3 आप और देख सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 777 की घात 777 में पूछा है इकाई के अंक पर क्या आएगा? ठीक, तो इकाई का अंक क्या होगा इसमें? तो इकाई के अंक से संबंधित एक वीडियो जिसमें ट्रिक भी बताई गई है और प्रोसीजर भी बताया गया है, YouTube पे अपलोड किया गया है। आप चाहें तो इकाई के अंक का वो वीडियो देख सकते हैं। कंप्लीट वीडियो है इकाई के अंक का। आप अभी देखेंगे कि इस पेपर में इकाई के अंक से 2 प्रश्न पूछे गए थे। एक तो ये आपके सामने दिख रहा है, 777 की घात 777 में इकाई का अंक
तो आपको पता होगा इकाई का जो अंक है वो इकाई के अंकों को गुणा करने पर प्राप्त होता है। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 7 की पावर में 777 लिख दिया। अब इसका एक ट्रिक भी होता है और एक प्रोसीजर भी होता है। अगर आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक, YouTube में अपलोड हो चुका है हमारे चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। ट्रिक क्या है इसकी, पावर में से आप एक कम करते हैं, 777 में से एक कम कर दिया, कितना आ गया 776। हमेशा पावर से कम करेंगे, जो भी आएगा उसको 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 नवा 36, 4 चौको 16, शेषफल कितना मिला 0। जो भी शेषफल मिलेगा उसमें 1 जोड़ेंगे आप। 3 स्टेप्स फॉलो कर रहा हूं, पावर से कम करना है, जो भी आएगा 4 से भाग देना है, शेषफल में 1 जोड़ना है। अब जो आया है उसको लगा दीजिए पावर में, तो ये हो जाएगा 7 का पावर 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 7। तो ये जो ट्रिक है ये पावर को रिड्यूस कर देता है, इसीलिए आप इसको यूज करते हैं। पावर से कम करना है, 4 से भाग देना है, शेषफल में 1 जोड़ना है, पावर में लगा देना है, ठीक। तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 7, मतलब 777 को 777 बार गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आएगा उसके इकाई का अंक क्या होगा 7 होगा, ठीक। जो गुणनफल आएगा उसमें इकाई का अंक 7 होगा। इधर भी बहुत सारे अंक होंगे, वो अंक आपको नहीं पता, ना ही आपको पता करने हैं। आपको केवल क्या बताना था, इकाई का अंक जो कि 7 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2 को 2 से 50 बार गुणा किया जाता है, गुणा करने पर प्राप्त हुई संख्या में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक क्या होगा। यह भी इकाई के अंक का ही प्रश्न है, मतलब 50 प्रश्नों में 2 प्रश्न पूछे गए थे इकाई के अंक से। तो यहां पे क्या बोला है, 2 को 2 से 50 बार गुणा किया जाता है, ऐसा लिखेंगे आप। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो सीधे 2 का पावर 50 लिख देते हैं, जो कि गलत है। 2 को 2 से 50 बार गुणा किया जाता है। अगर मैं बोलता 3 को 2 से 50 बार गुणा किया जाता है तो आप ऐसा लिखते। उसी प्रकार 2 को 2 से 50 बार गुणा किया जाता है, तो ये क्या बन जाएगा 2 का पावर 51। इसमें इकाई का अंक आपको बताना है क्या होगा, आसानी से बता सकते हैं। अगर ट्रिक अप्लाई करेंगे तो पावर में से कम कर दिया, 4 से भाग दे दिया, ये देखिए शेषफल कितना आया 2, 2 में 1 जोड़ दिया 3, इस 3 को लगा दीजिए पावर में, तो ये हो गया 2 का पावर 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, इकाई का अंक कितना आ जाएगा 8। ऑप्शन डी में आप देख पा रहे हैं 8 लिखा हुआ है, ठीक। तो इकाई के अंक से 2 प्रश्न पूछे गए थे। बढ़ते हैं आगे। किसी शहर में सोमवार से शनिवार तक होने वाली बारिश का औसत 0.3 इंच है। सोमवार से शनिवार तक कितने दिन हो गए 6 दिन। रविवार को अधिक बारिश होने के कारण पूरे सप्ताह होने वाली बारिश का औसत 0.5 इंच हो गया। रविवार को कितने इंच बारिश हुई। तो देखिए 6 दिनों का औसत आपको दिया है कितना 0.3, मतलब देखा जाए तो 6 दिनों में टोटल कितनी बारिश हो गई 1.8 इंच। ये क्या है 6 दिनों में टोटल कितनी बारिश हुई 1.8 इंच लिख सकते हैं। 6 दिनों का औसत आपको दिया है 0.3 इंच, तो 6 दिनों में टोटल कितनी बारिश होगी 1.8 इंच हो जाएगी। अब क्या बोला रविवार को अधिक बारिश होने के कारण पूरे सप्ताह होने वाली बारिश का औसत, तो पूरे सप्ताह मतलब 7 दिन का औसत कितना हो गया 0.5, तो 7 दिन में टोटल कितनी बारिश हुई 3.5 इंच। जो वृद्धि हो रही है बारिश में वो रविवार को हो रही है, तो वृद्धि कितनी हुई देख लीजिए 3.5 में से 1.8 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 15 में 8 जाएगा 7, 2 में 1 जाएगा 1, तो 1.7 इंच बारिश जो हुई है रविवार को हुई है, क्योंकि वृद्धि जो हुई है वो रविवार को बारिश के कारण हुई है। तो वृद्धि कितनी हुई है 1.7 इंच, मतलब 1.7 इंच बारिश जो है ये रविवार को हुई है। तो ये प्रश्न भी थोड़ा आसान ही था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी नियम के अंतर्गत अन्य से अलग है। तो ये रीजनिंग का प्रश्न है, वर्गीकरण चैप्टर का, क्लासिफिकेशन।
वर्गीकरण। इसका मतलब क्या होता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे या 5 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें एक ऐसा होगा जो अन्य से क्या होगा, भिन्न होगा। जैसे यहां 12 जनवरी, 23 जनवरी, 4 जुलाई, 5 सितंबर, 25 दिसंबर। तो यहां पे सोचने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं आपके। ऐसा भी सोच सकते हैं कि सर 12 जनवरी को तो राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, विवेकानंद जी की जयंती होती है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, ठीक, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती। 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है। 4 जुलाई को अगर देखा जाए तो देश में ऐसा कोई विशेष दिन नहीं होता है। तो यहां से ऑप्शन आपका क्या बन रहा है, 4 जुलाई बन रहा है। और भी सोचने का तरीका हो सकता है, लेकिन सीजीपीएससी ने जो आंसर लिया था वो 4 जुलाई ही लिया था। तो 4 जुलाई के लिए सोचने का तरीका यह हो सकता है कि भारत में अगर देखा जाए तो इन 4 दिनों का विशेष महत्व है, लेकिन 4 जुलाई का ऐसा कोई विशेष महत्व नहीं दिखाई देता है। ठीक, इसके अलावा बहुत लोग ऐसा भी सोच सकते थे सर 12 जनवरी, 23 जनवरी, 5 सितंबर, 25 दिसंबर कि 12 मतलब बीजांक लिखेंगे 3 हो गया, 23 का बीजांक 5 हो गया, और ये 5 तो 5 ही है, 25 का बीजांक हो गया 7। बीजांक का मतलब क्या होता है, बीजांक का मतलब क्या होता है, जैसे मैं 12 का बीजांक बोलूंगा तो 1 और 2 को जोड़ देंगे, कितना लिखेंगे आप, 3। जैसे मैं 23 का बीजांक बोलूंगा तो 2 और 3 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5। 4 का बीजांक 4 ही होगा, 5 का बीजांक 5 ही होगा, 25 का बीजांक 7 होगा। तो बाकी सभी क्या आ रहे हैं, विषम आ रहे हैं, जबकि ये क्या आ रहा है, सम आ रहा है, सम संख्या, विषम संख्या। लेकिन सोचने का तरीका हो सकता है। पीएससी इसका आंसर क्या लिया, 4 जुलाई। अगर आप देखेंगे तो दोनों लॉजिक से आंसर क्या निकल रहा है, 4 जुलाई। तो मुझे लगता है कि जो पहला मैंने आपको समझाया कि भारत देश के लिए इन 4 दिनों का विशेष महत्व है, जबकि 4 जुलाई का ऐसा कोई महत्व आपको दिखाई नहीं देता है। इसी कारण आंसर क्या हो जाएगा, 4 जुलाई, जो बाकी से क्या है, भिन्न है। बाकी आप कुछ भी लॉजिक लगाते, अगर आप आंसर 4 जुलाई निकालते तो आपका 4 जुलाई आंसर सही होता। जैसे बीजांक वाला एक बच्चा मुझसे पूछा था कि सर बीजांक भी तो देख सकते थे कि 12 जनवरी का बीजांक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बीजांक मतलब क्या होता है, संख्या के अंकों को जोड़ देते हैं। बीजांक हमेशा एक अंक का ही होता है। 23 का बीजांक हो जाएगा 5, 4 का बीजांक 4 ही होगा, 5 का बीजांक 5 ही होगा, 25 का बीजांक 7 हो जाएगा। तो वहां से भी आंसर 4 जुलाई आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई लॉजिक यहां पे पीएससी सोचा होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए y बराबर 8x प्लस 16 माइनस 4x स्क्वायर का अधिकतम मान, y का अधिकतम मान पूछा, इसमें क्या हो सकता है। इक्वेशन दिया है y इक्वल टू 8x प्लस 16 माइनस 4x स्क्वायर। तो ध्यान रखेंगे ये जो प्रश्न था पीएससी ने इसे विलोपित कर दिया था, डिलीट कर दिया था। ठीक, तो इसके आंसर की बात नहीं करनी है, पीएससी ने इसे विलोपित कर दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। x को x के x% से भाग दिए जाने पर x प्राप्त होता है। आसान है, जैसा बोल रहा है वैसा करिए। x को x के x% से भाग दिए जाने पर कितना प्राप्त होता है, x। जैसा बोला है स्टेटमेंट में वैसा मैंने लिखा है, x को x के x% से भाग दिए जाने पर x प्राप्त होता है। तो यहां से आपको x का मान निकालना है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 100। तो x का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको देख पा रहे हैं इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक, 10 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, x को x के x% से भाग दिए जाने पर x प्राप्त होता है। तो x और x क्या हो गया, कैंसिल, x स्क्वायर बराबर 100, तो x का मान क्या आ गया, 10। ऑप्शन में 10 जहां पे भी होगा आप लगा सकते हैं। अगर ऑप्शन में 10 दिखता है तो ऑप्शन में 10 लगाइए, नहीं दिखता है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नीचे एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें 3 कोण ए बी सी दिखाए गए हैं। ये देखिए ए बी सी दिखाए गए हैं, तो कोण ए प्लस बी प्लस सी का मान पूछा है। ये भी अच्छा प्रश्न है, कैसे करेंगे इसको। देखिए यहां पे ऐसा नहीं बोला है भाई कि समबाहु त्रिभुज है या सम द्विबाहु त्रिभुज है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। वो जनरल त्रिभुज बोला है। कौन सा त्रिभुज आपको कुछ भी नहीं बताया है। तो मान लो ये वाला एंगल हो गया, मान लो एग्जांपल के लिए x डिग्री,
ठीक, ये वाला मान लो कितना हो गया y डिग्री, और ये वाला कितना हो गया z हो गया, मान लो एग्जांपल के लिए। ठीक, तो अगर मैं बात करूं एंगल B की, ये जो एंगल B है ये कितना हो जाएगा, तो टोटल कितना होता है 360, समझ आ रहा है। टोटल अगर मैं बोलूं ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा एंगल 360, तो मैं एंगल B की बात करूंगा तो एंगल B कितना हो जाएगा 360 माइनस x, ये हो जाएगा एंगल B। अगर मैं एंगल A की बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 360 माइनस y। अगर मैं बात करूं एंगल C की तो ये कितना हो जाएगा 360 माइनस z हो जाएगा। ये तो आप कर सकते हैं। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब एक बात समझेंगे, ये हो गया x, ये y, ये z, तीनों का योग कितना हो गया 180 डिग्री। आपको चाहिए कितना a प्लस बी प्लस सी, आपको चाहिए a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। तो एंगल a का वैल्यू कितना है देखिए, तो एंगल a का वैल्यू है 360 माइनस वाई, एंगल B का वैल्यू कितना है 360 माइनस x, और एंगल C का वैल्यू कितना है 360 माइनस z। 360 360 360 को जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 1080 आ जाएगा, माइनस बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो 1080 में से x प्लस वाई प्लस जेड मतलब 180 को माइनस करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 900 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था आपको कि भाई ये x हो गया, ये y, ये z, तीनों का योग कितना हो गया 180। अब x ये है तो ये कितना हो गया 360 माइनस x, 360 माइनस y, 360 माइनस z। आपको चाहिए a प्लस बी प्लस सी, 360 360 360 हो जाएगा 1080, माइनस बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, जिसका वैल्यू आपको 180 देकर रखा है, तो आंसर हो जाएगा 900। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से अलग है, यदि है तो। ठीक, एक ऑप्शन इसमें और है, इनमें से कोई नहीं। 2016 का पेपर है ये, तो आपको पता होगा पहले इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन भी पीएससी के एग्जाम में आता था, ऑप्शन 5वां, ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे ध्यान रखेंगे इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन और है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से अलग है, यदि है तो। साइकिल, चैन, हैंडल, ब्रेक, तीलियां। तो आप देख पा रहे साइकिल क्या है अन्य से अलग है, क्योंकि बाकी सब क्या है साइकिल की एसेसरीज हैं। साइकिल में यूज होता है चैन, हैंडल, ब्रेक और तीलियां, तो पांचों में अलग क्या है साइकिल है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दो सामान्य पासों को फेंका जाता है और ऊपरी फलक पर आई हुई संख्याओं को जोड़कर एस योग बनाया जाता है। निम्नलिखित में से s का कौन सा मान सर्वाधिक बार आएगा। यह भी थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। देखिए, दो पासों को फेंका जाता है, दो पासों को फेंका जाता है, तो आपको पता है पासे में 1 से 6 तक के अंक होते हैं। अब देखिए बोल रहा है दोनों को जोड़कर s बनाया जाता है एक योग। ठीक, योग को क्या बोल रहा है वो s। अब निम्नलिखित में से s का कौन सा मान सर्वाधिक बार आएगा। दोनों को जोड़ने पे 6 कितने बार आ सकता है, आप चेक कर लीजिए 6 कितने बार आ सकता है। तो देखिए 1 के साथ मैं किसको उठा लूंगा 5 को, तो क्या आ जाएगा 6, और 6 कैसे आएगा 2 के साथ 4 को उठा लूंगा तो 6 आ जाएगा, और कैसे आएगा 3 के साथ 3 को उठा लूंगा तो 6 आ जाएगा, और कैसे आएगा 4 के साथ 2 को उठा लूंगा तो 6 आ जाएगा, और कैसे आएगा 5 के साथ 1 को उठा लूंगा तो 6 आ जाएगा। और किसी प्रकार से 6 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो 6 जो है ये क्या बोल रहा हूं मैं, s का मान क्या है 6, ये कितने बार आ रहा है 1 2 3 4 5 बार आ रहा है। अगर बात करूं 8 की, मतलब योग जो है s जो है 8 कितने बार आ सकता है, तो 1 के साथ किसी को उठाऊंगा तो 8 आएगा क्या, नहीं आएगा। 2 के साथ 6 को उठाऊंगा तो 8 आ जाएगा, 3 के साथ 5 को उठाऊंगा तो 8 आ जाएगा, 4 के साथ 4 को उठाऊंगा तो 8 आ जाएगा, 5 के साथ 3 को उठाऊंगा और 6 के साथ 2 को उठाऊंगा। कितने बार, वापस से 5 बार। अगला देखता हूं s का मान 11, ये कैसे आ सकता है। तो 1 के साथ किसी को भी उठाओ 11 नहीं आएगा, 2 के साथ किसी को भी उठाओ 11 नहीं आएगा, मतलब 5 के साथ 6 को उठाऊंगा और 6 के साथ 5 को, तभी 11 आएगा। s का मान 12,
s का मान 12, तो ये तो तभी आएगा जब दोनों में क्या आ जाए, 6 और 6 आ जाए, तभी तो 12 आएगा। तो आप देख पा रहे हैं s का मान 6 5 बार आ रहा है, s का मान 8 5 बार आ रहा है, s का मान 11 2 बार आएगा, s का मान 12 1 बार ही आएगा। ठीक, लेकिन अगर आप s का मान 7 सोचेंगे, 7 के बारे में अगर सोचेंगे तो 7 देखिए 1 और 6 को उठाने पे आ जाएगा, 2 और 5 को उठाने पे आ जाएगा, 3 और 4 को उठाने पे, 4 और 3 को उठाने में, 5 और 2 को, 6 और 1 को, तो 1 2 3 4 5 6 बार तो यही हो चुका। मतलब जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन में से कुछ भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। बाकी को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, समझ आ रहा है। बाकी को चेक करने का मतलब 6 8 11 12 7 ये आप चेक कर लिए, दोनों को जोड़ने पे 6 कैसे कैसे आएगा, जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं भाई। 6 का तो आप ऑलरेडी देख चुके हो, ये देखिए 6 का ऑलरेडी आप देख चुके हो, 8 का ऑलरेडी देख चुके हो, 11 का ऑलरेडी देख चुके हो, 12 का भी देख चुके हो, 7 का आप देख चुके हो। तो आप देख रहे हैं 7 जो है कितने बार आ सकता है, 6 बार आ सकता है, जबकि 6 5 बार, 8 5 बार, 11 2 बार, 12 1 बार, इनमें कहीं पे भी 7 नहीं लिखा हुआ है, मतलब आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाना था आपको कि दोनों को जोड़ने पे 7 कितने बार आ सकता है, समझ आ रहा है। दोनों को जोड़ने पे 6 कितने बार आ सकता है, दोनों को जोड़ने पे 8 कितने बार आ सकता है, दोनों को जोड़ने पे 11, दोनों को जोड़ने पे 12 कितने बार आ सकता है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित 3 शब्द आपस में किसी नियम से जुड़े हैं, आलू गाजर मूली, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उसी नियम से ऊपर के 3 शब्दों से जुड़ा है। अब देखिए आलू गाजर और मूली ये जमीन के नीचे ठीक होते हैं, बैगन टमाटर सलजम भिंडी इसमें से कौन होता है, सलजम। तो आंसर क्या हो जाएगा, सलजम हो जाएगा। ये आसान था क्वेश्चन थोड़ा, ठीक। मतलब आलू गाजर मूली का संबंध जिस प्रकार से है, इन चारों में से उसी प्रकार का संबंध किसमें है, सलजम में है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में अक्षर श्रेणी में विलुप्त स्थान क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर आएगा, WVUIJKTS क्वेश्चन मार्क LMN, ठीक। आपको सोचना है कौन सा आएगा। देखिए WVU क्या लग रहा है, क्या दिमाग लग रहा है आपका। देखिए UVW क्रम से लिखा हुआ है, ठीक। IJK मतलब ऐसा क्रम चला फिर ऐसा क्रम चल रहा है, अब कैसा चलेगा, उल्टा चलेगा फिर सीधा चलेगा। देख पा रहे हैं UVWIJK, अब यहां पे जो आएगा S के पहले वाला आएगा, तो S के पहले क्या आता है, R आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा R, मतलब इनमें से कोई नहीं, RST। अब यहां पे क्या हो जाएगा LMN, मतलब इन तीनों में आप देख पा रहे हैं UVW सबसे पहले U आता है, लास्ट में लिखा हुआ है, IJK में सबसे पहले I आता है, फर्स्ट में लिखा हुआ है, तो यहां पे RST R आएगा क्वेश्चन मार्क में, जो कि किसी भी ऑप्शन में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कक्षा में महेश का ऊपर से 7वां स्थान है, मोहित महेश से 3 स्थान पीछे है और मुद्रित से 7 स्थान आगे है, मोहन मुद्रित से 32 स्थान पीछे है और नीचे से 4थे स्थान पर है। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो बोला है महेश का ऊपर से 7वां स्थान है, तो मान लीजिए ये महेश है, ऊपर से कौन सा स्थान है, 7वां, ये महेश हो गया। मोहित महेश से 3 स्थान नीचे है, तो 1 2 3, यहां पे कौन है, मोहित है, मतलब मोहित का स्थान कौन सा हो गया, ऊपर से, तो मोहित का स्थान ऊपर से हो गया 10वां। अब क्या बोल रहा है, और मुद्रित से 7 स्थान आगे है, कौन, और बोला है मतलब मोहित, मोहित जो है महेश से 3 स्थान नीचे और मुद्रित से 7 स्थान आगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे कौन होगा, मुद्रित होगा, तभी तो मुद्रित से 7 स्थान आगे कौन होगा, मोहित। मतलब मैं मुद्रित का स्थान ऊपर से देखूंगा तो कौन सा हो जाएगा, 17वां हो जाएगा, ठीक। आगे क्या बोला, मोहन मुद्रित से 32 स्थान पीछे है, मतलब मान लो यहां पे मोहन है, मान लो यहां पे मोहन
मोहन जो है मुद्रित से 32 स्थान पीछे है, मतलब मोहित का स्थान कितना हो जाएगा? 17 प्लस 32 कर दीजिए। 17 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 49वां, मतलब 49वां स्थान हो जाएगा मोहित का ऊपर से। और नीचे से कौन सा है? चौथा। मोहित का स्थान नीचे से कौन सा है? चौथा। और ऊपर से कौन सा है? 49वां। मतलब टोटल कितने बच्चे हैं? 49 प्लस 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 53 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 52। टोटल 52 बच्चे होंगे। तो यह प्रश्न भी थोड़ा सा आसान था, कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, कोई शब्द आपको दिया गया है, इसके प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित होंगे? ये देखिए, इस शब्द को पहले लिख लीजिए आप। अब इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले कौन आएगा? ए आएगा। उसके बाद कौन आएगा? ए के बाद ई आ जाएगा। उसके बाद कौन आ जाएगा? आई आ जाएगा। फिर कौन आ जाएगा? ओ आ जाएगा। फिर कौन आ जाएगा? अच्छा, एल आ जाएगा पहले, एल। फिर कौन आएगा? ओ आएगा। ठीक। ओ के बाद कौन आ जाएगा? ओ के बाद आ जाएगा कौन? आर आ जाएगा। फिर कौन आ जाएगा? एस। फिर कौन आ जाएगा? टी आ जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब जो अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आते हैं उनको पहले लिखिए, जो बाद में आते हैं उनको बाद में लिखिए। अब बोला कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित हैं, तो ए का स्थान अपरिवर्तित है, आई का स्थान अपरिवर्तित है, और कोई सा अपरिवर्तित है क्या? नहीं है। मतलब आप देख पा रहे हैं केवल 2 अक्षर ऐसे हैं जिनके स्थान क्या हैं? अपरिवर्तित हैं। ठीक, ये भी आसान प्रश्न ही था। अगला देखिए, 3 घंटियां क्रमशः 15, 20 और 25 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। प्रातः 9 बजे एक साथ बजने के बाद तीनों पुनः एक साथ कितने बजे बजेंगी? तो आप क्या करिए, 15, 20 और 25 का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि एलसीएम क्या होता है? छोटी से छोटी संख्या जो 15, 20 और 25 तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 15, 20 और 25 का एलसीएम निकाल लीजिए आप। 2 से डिवाइड करिए, 10 आ गया। वापस से 2 से डिवाइड करिए, 5 आ गया। 3 से डिवाइड करिए, 5। अब 5 से डिवाइड हो जाएगा 1, 1 और 5। 5 से डिवाइड करिए 1, 1 और 1। 2 दूनी 4, 4 त्रिका 12, 12 पंचे 60, 60 पंचे 30, मतलब 300। एलसीएम क्या आया? 300। मतलब 300 मिनट। 300 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। 300/60 घंटा, मतलब कितना आ जाएगा? 5 घंटा। मतलब हर 5 घंटे में तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। क्यों? क्योंकि 300 छोटी से छोटी संख्या है जिसको ये तीनों क्या करेंगे? पूर्णतः विभाजित। 300 मिनट मतलब 5 घंटा, मतलब हर 5 घंटे में ये तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। कितने बजे बजी है? 9 बजे। तो 9 बजे में आप क्या करेंगे? 5 घंटा जोड़ देंगे तो कितना बज जाएगा? 9 बजे में 5 घंटा जोड़ दीजिए, 10, 11, 12, 1, 2, कितना बज जाएगा? 2 बज जाएगा दोपहर का। ठीक, तो आंसर होगा दोपहर का 2 बजेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए। कुछ लोग चाय पीना पसंद करते हैं, सभी लोग चाय पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग चाय पीना पसंद नहीं करते, कोई भी चाय पीना पसंद नहीं करता। इन कथनों में 2 कथन ऐसे हैं जो एक साथ सही तो नहीं हो सकते लेकिन गलत हो सकते हैं। 2 कथन ऐसे हैं जो एक साथ सही नहीं हो सकते लेकिन गलत हो सकते हैं। तो देखते हैं, ऑप्शन से ही देखते हैं। 2 और 4, सभी लोग चाय पीना पसंद करते हैं, कोई भी चाय पीना पसंद नहीं करता। तो ये दोनों तो गलत ही होंगे, सही तो हो ही नहीं सकते। क्योंकि आपको समझना है भाई, सभी लोग चाय पीना पसंद करते हैं। मैं बोला सभी लोग चाय पीना पसंद करते हैं, ये सारे के सारे लोग चाय पीना पसंद करते हैं। अब मैं बोला कोई भी चाय पीना पसंद नहीं करता, तो ये एक साथ सही नहीं हो सकते लेकिन गलत तो हो सकते हैं ये। ठीक, तो आपका आंसर तो आपको ऑप्शन नंबर ए ही में मिल चुका है। आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, क्योंकि आपको प्रश्न में क्या बोला है? एक साथ सही नहीं हो सकते। आप खुद सोचो यार, बोला क्या है? सभी लोग चाय पीना पसंद करते हैं, कोई भी चाय पीना पसंद नहीं करता। एक साथ कैसे सही हो सकते हैं ये? लेकिन एक साथ गलत हो सकते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर ए ही में मिल गया आपका आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। निम्नलिखित सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 119 एवं 120 का उत्तर दीजिए। एक विशेष कूट निकाय में इसका तात्पर्य बोला है द ब्लैक कैट कॉट द माउस, इसका तात्पर्य द कॉट माउस रन अवे, और इसका तात्पर्य क्या बोला है द माउस वॉज ब्लैक, इसका तात्पर्य द कैट रन। ठीक, यहां पे लिखा हुआ है, अच्छी से आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा है, द कैट वॉज कॉट, इसका क्या होगा कोड, द कैट वॉज कॉट। समझेंगे, एक बहुत अच्छा तरीका है, समझेंगे बहुत अच्छा तरीका है एक। सबसे पहले दी को देखिए, आपको करना क्या है, आपको खोजना है कि दी कहां कहां पे लिखा है। आप देख पा रहे यहां पे लिखा है, यहां पे लिखा है, यहां पे लिखा है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। इसको छोड़ दीजिए, चलिए आप इन्हीं चारों को देखिए। मतलब दी जो है वो चारों स्टेटमेंट में है, मतलब दी का कोड भी चारों में ही होना चाहिए। तो आप देख लीजिए कौन सा नंबर इन चारों में कॉमन है। तुरंत आप देखेंगे तो आपको दिखेगा इन चारों में कॉमन कौन सा है, एक है, इसके अलावा कुछ और कॉमन है क्या, 4 इन दोनों में है, 3 इन दोनों में है, खत्म। दी का कोड क्या मिल गया आपको, एक, आसानी से मिलेगा। ठीक, अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है देखिए, कैट। कैट देखिए कहां पे लिखा हुआ है, तो कैट यहां पे लिखा हुआ है, और कहां पे कैट लिखा हुआ है, यहां पे कैट लिखा हुआ है। इसका मतलब कैट का जो कोड है वो पहले और चौथे में ही होना चाहिए, इसके अलावा कहीं और नहीं होगा। तो पहले और चौथे में आप कॉमन देख लीजिए, एक का काम तो खत्म। पहले और चौथे में कॉमन क्या मिल रहा है, तो पहले और चौथे में कॉमन क्या मिल रहा है, 3, इसके अलावा कुछ और है क्या, नहीं है। तो कैट का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वॉज। देखिए वॉस कहां पे लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे तो आपको दिखेगा वॉस केवल थर्ड वाले में लिखा है, मतलब वॉस का कोड भी केवल थर्ड में होना चाहिए। तो 1 तो हो गया है, 2 कहीं और है क्या, नहीं है, 2 हो सकता है, 6 कहीं और है मतलब हटा दीजिए, 7 कहीं और है मतलब हटा दीजिए। वॉस का कोड क्या हो जाएगा, 2। क्यों, क्योंकि वॉस अगर केवल थर्ड स्टेटमेंट में है तो वॉस का कोड भी केवल थर्ड में ही होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉट, ये देखिए नेक्स्ट है कॉट। कॉट कहां पे लिखा हुआ है, तो कॉट यहां पे लिखा हुआ है, कॉट यहां पे लिखा हुआ है, कहीं और लिखा है क्या, नहीं लिखा है। मतलब कॉट का जो कोड है वो केवल पहले और दूसरे में होना चाहिए। तो केवल पहले और दूसरे में कॉमन क्या है, तो आप बोलेंगे सर 6 भी तो कॉमन है और 8 भी तो कॉमन है। कॉट कहीं और है क्या, नहीं, मतलब 6 कहीं और है, यहां है, मतलब 6 नहीं हो सकता। अगर कॉट का कोड 6 होता तो यहां भी कॉट लिखा होता। तो बहुत आसान है, कॉट का कोड क्या होगा, 6 या 8। तो आपने बोला सर 6 तो यहां भी है, मतलब 6 नहीं हो सकता, तो क्या होगा, 8 होगा। तो आंसर क्या हो गया, 1328। ऑप्शन देख लीजिए है क्या 1328, 1328 ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा तरीका है ये, आसानी से आप इस प्रकार की कोडिंग को सॉल्व कर सकते हैं। ब्लैक का कोड पूछा है, चलिए देखते हैं ब्लैक का कोड क्या है। तो ब्लैक कहां पे लिखा है, ब्लैक को खोज लीजिए पहले। ठीक, ब्लैक जो है कहां पे लिखा है, ब्लैक को खोजिए पहले। तो ये रहा ब्लैक, यहां पे लिखा है ब्लैक, और कहां पे लिखा है ब्लैक, ये रहा ब्लैक। इसका मतलब ब्लैक का कोड भी केवल पहले और चौथे में होना चाहिए। तो पहले और चौथे में कॉमन देख पा रहे हैं क्या है, कॉमन है 1, 1 का काम तो खत्म हो चुका, 6 का काम खत्म हो चुका। क्यों, क्योंकि ब्लैक केवल पहले और तीसरे में है, जबकि 6 आपका दूसरे वाले में भी है, मतलब 6 तो हो ही नहीं सकता। अगर 6 होता तो ब्लैक दूसरे में भी लिखा होता, तो 6 भी नहीं होगा। तो बचा क्या आपका, पहले और तीसरे में कॉमन क्या है, 7 है केवल, इसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं है। तो ब्लैक का कोड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ऑप्शन डी। इस प्रकार से आप इस प्रकार की कोडिंग को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, कार्य सहयोग में सबसे बड़ी बाधा क्या है, पारस्परिक संघर्ष, दक्षता की कमी, बहुत कम वेतन, अत्यधिक कर्मचारी संख्या। तो आप देख पा रहे हैं आसान सा प्रश्न है, पारस्परिक संघर्ष जो है यह सबसे बड़ी बाधा होती है कार्य सहयोग में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, साक्षात्कार में सफलता के कारक क्या हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण हो सकता है भाई, बिल्कुल। आत्मविश्वास, यह भी तो हो सकता है। पारस्परिक कौशल, बिल्कुल। दक्षता, बिल्कुल। वाक्छल, यह नहीं हो सकता भाई। तो साक्षात्कार में सफलता के कारक पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, पांचवा नहीं हो सकता। ऑप्शन क्या दिया हुआ है,
सही कोड का चयन करें तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं हो सकता। वाक छल बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ये डीआई का क्वेश्चन है। क्या बोला है? निम्नलिखित रेखीय आलेख में सन 2010 से 2015 तक दो कंपनी एक्स और वाई द्वारा अर्जित किया हुआ प्रतिशत लाभ दिया गया है। रेखीय आलेख का अध्ययन कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। कंपनी ए या कंपनी एक्स कौन सा है? कंपनी एक्स ये वाला है, ये जो गोला लगा है यह है कंपनी एक्स और यह है कंपनी वाई। ठीक, चलिए 2010 में जैसे बात करता हूं, कंपनी एक्स के लाभ का प्रतिशत 40 है और कंपनी वाई के लाभ का प्रतिशत 45 है। 2011 में कंपनी एक्स का 45, कंपनी वाई का 35। इस प्रकार से 2015 तक का डेटा आपको दिया है। यदि कंपनी वाई का खर्च 2011 में 220 करोड़ था तो 2011 में कंपनी की आय क्या थी? अच्छा, लाभ का प्रतिशत ये कैसे निकालते हैं आप? तो आप बोलेंगे आय माइनस व्यय डिवाइड बाई व्यय इंटू 100%। ठीक, ये होता है लाभ का प्रतिशत। कैसे निकालते हैं? आय माइनस व्यय डिवाइड बाई व्यय इंटू 100%। इस प्रकार से आप लाभ का प्रतिशत निकालते हैं। तो कंपनी वाई का खर्च 2011 में, हमेशा लाभ का प्रतिशत किस पे कैलकुलेट किया जाता है? कितना व्यय हुआ है। तो हमेशा लाभ के प्रतिशत में व्यय जो है ये नीचे आएगा, ध्यान रखिएगा हमेशा। तो यहां पे 2011 का डेटा आपको चाहिए। कंपनी वाई का क्या बोला है? खर्च दिया है 220, तो आय पूछा है। तो 2011 में कंपनी वाई का लाभ का प्रतिशत देख लीजिए। तो 2011 में कंपनी वाई कौन सा है? ये वाला। लाभ का प्रतिशत कितना है? 35। तो लाभ का प्रतिशत कितना है? 35%। आय आपको पता है क्या? नहीं पता है। व्यय कितना है? 220 करोड़। व्यय कितना है? 220 इंटू कितना? 100 को 35 के नीचे ले आइए तो 35/100 बराबर x माइनस 220 बटा 220। सिंप्लीफाई करिए, 5 से कट कर दीजिए, 5 सते 35, ये 20, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 2 से 22 11 बार में कैंसिल हो जाएगा। कितना हो गया? 11 सते 77 बराबर x माइनस 220। तो x का मान आ जाएगा 77 प्लस 220। कितना हो जाएगा? 297 करोड़। यह हो जाएगा कंपनी की आय। ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा। यह आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। लाभ का प्रतिशत हो जाएगा आय माइनस व्यय डिवाइड बाई व्यय इंटू 100। तो 2011 में आप देख लीजिए डेटा आपको क्या मिल रहा है। 2011 में कंपनी वाई का लाभ का प्रतिशत कितना है? 35 है। ठीक, तो यह प्रश्न आसानी से बन जाएगा। यह फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। लाभ का प्रतिशत आय और व्यय के पद में क्या होता है? तो आय माइनस व्यय डिवाइड बाई व्यय इंटू 100%। अगला क्वेश्चन, 2013 में दोनों कंपनियों की आय बराबर है, तो सन 2013 में कंपनी एक्स का खर्च कंपनी वाई के सापेक्ष अनुपात में क्या होगा? 2013 में दोनों कंपनियों की आय बराबर है भाई। तो 2013 में कंपनी एक्स की जो आय है वही है कंपनी वाई की आय। तो बोला क्या है? खर्च का अनुपात, मतलब व्यय का अनुपात पूछा है। तो 2013 का डेटा देख लीजिए। 2013 में कंपनी एक्स का लाभ का प्रतिशत 50 और वाई का 60। एक्स का जो लाभ का प्रतिशत है 50 है और वाई का जो लाभ का प्रतिशत है वो क्या है? 60। तो लाभ का प्रतिशत कैसे लिखेंगे? आय माइनस व्यय डिवाइड बाई व्यय इंटू 100%। इसका वैल्यू कितना है? 50। और यहां पे आय माइनस व्यय डिवाइड बाई व्यय इंटू 100%। इसका वैल्यू कितना है? 60%। ठीक, कुछ नहीं किया हूं, लाभ का प्रतिशत का फॉर्मूला लगा दिया हूं। अब 2013 में दोनों की आय बराबर है। दोनों की आय को क्या ले लिया? x। व्यय इसका ले लिया y1, तो नीचे भी क्या हो जाएगा? y1 इंटू 100 को नीचे ले आता हूं 50 के, कितना हो जाएगा? 1/2। आय दोनों की बराबर है, दोनों को क्या ले लिया? x। व्यय को क्या ले लिया? y2, तो ये हो गया y2। इसको ले लिया मैं 60/100, मतलब कितना हो जाएगा? ये 0 से 0 कैंसिल, 3/5 आएगा। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब क्या करना है आपको? आपको बताना है
व्यय का अनुपात, तो y1 अनुपात y2 आपको बताना है। इसको तिर्यक गुणा करिए, सिंप्लीफाई करके आपको क्या बताना है, y1 अनुपात y2 बताना है, ये बता लेंगे आप लोग। तो केवल और केवल फॉर्मूला ही आपको याद होना चाहिए था लाभ का प्रतिशत का आय और व्यय के पद में। 2014 में कंपनी एक्स और वाई की आय का अनुपात क्रमशः 3:4 है, तो 2014 ही होगा ये। 2014 में उनके खर्च का अनुपात क्या होगा, ये बना लेंगे आप लोग, ठीक, बना पाएंगे। 2014 में कंपनी एक्स की आय, तो यहां से आप एक्स की आय मान लीजिएगा कितनी हो जाएगी, 3 के, और 2014 में ही कंपनी वाई की आय कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 के। बोला क्या है, उनके खर्च का अनुपात बोला है, वही बात तो हो गया। 2014 का डेटा देख लीजिए, 2014 में कंपनी एक्स के लाभ का प्रतिशत कितना है, 65, और वाई का कितना है, 50। रख दीजिए वैल्यू, अनुपात आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी था यहां पे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक टीम लीडर भाषा पर नियंत्रण, निपुणता, पारस्परिक सम्मान एवं व्यक्तिगत खाली स्थान के द्वारा औरों को प्रभावित करने की क्षमता युक्त होना चाहिए। तो यहां पे उत्तम स्वास्थ्य नहीं हो सकता, ये आया मंडल नहीं हो सकता, चमत्कार हो जाएगा यहां पे। इस प्रकार के प्रश्न आपको इंटरपर्सनल स्किल, पारस्परिक कौशल में देखने को मिलेंगे। एक टॉपिक है इसमें संचार तथा पारस्परिक कौशल, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल। वहां पे आप ये सब चीजें पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। आप नोट्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको किस प्रकार से डील करना है। अगला देखिए, कथन में सुर का बदलना संचार कौशल में खाली स्थान कहलाता है। तो ये तो सहभाषा हो जाएगा, आसान सा प्रश्न है ये तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। दृष्टि संपर्क खाली स्थान संप्रेषण का एक रूप है, ठीक। शाब्दिक, अशाब्दिक, लिखित और दूरभाषिक। दृष्टि संपर्क मतलब आप देखकर अपना विचार को व्यक्त कर रहे हो, तो वे क्या हो सकता है, ये अशाब्दिक हो सकता है। शाब्दिक तो हो नहीं सकता, शाब्दिक मतलब शब्दों में तो आप बयान नहीं कर रहे हैं इसको। लिखित भी नहीं है, दूरभाषिक भी नहीं है, तो ये क्या हो सकता है, अशाब्दिक हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक। अगला देखिए, एक घड़ी को दर्पण में देखने पर 8:45 दिखाई पड़ते हैं। 8:45 का मतलब 8:45। तो सही समय क्या होगा, तो आपको पता है 11:60 से माइनस कर दीजिए 8:45 को। जब भी आपको बोलेगा दर्पण में क्या दिखाई देगा, मतलब दर्पण को आपने कैसा रखा है, तो दर्पण को आपने रखा है वर्टिकल। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3:15, ऑप्शन डी हो जाएगा। हमेशा 11:60 से आपको घटाना है, बहुत आसान सा प्रश्न था। देखिए अगला प्रश्न बोला है, ए, बी, सी तथा डी क्षेत्र के 5 वर्षों का सर्वेक्षण रिकॉर्ड निम्न तालिका में दिया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में 1000 महिलाएं हैं और 1000 पुरुष हैं। रिकॉर्ड साक्षर पुरुष तथा महिलाओं की संख्या दर्शाता है। देखिए बोल क्या रहा है, 2012 में 1000 में 739 पुरुष क्या हुए हैं, साक्षर, और 642 महिलाएं क्या हुई हैं, साक्षर। मतलब 1000 में 739 पुरुष और 1000 में 642 महिलाएं। वर्ष 2012 में क्षेत्र ए से, 2012 में ही क्षेत्र बी से, 2012 में क्षेत्र सी से, 2012 में क्षेत्र डी से। उसी प्रकार 2013, 14, 15 और 16 का डेटा आपको दर्शाया गया है। क्षेत्र ए में पुरुष महिला कितनी है, साक्षर, तो 1000 में 739, 1000 में 642। ध्यान रखिएगा ये जो पूरा बॉक्स है 739 जो लिखा हुआ है कितने में, 1000 में, 642 कितने में, 1000 में। तो कैलकुलेशन बहुत दे दिया था, तो ये मैं ऑलरेडी कैलकुलेट करके पूरा रो का टोटल, कॉलम का टोटल लिखा हूं। रो का टोटल क्या बताएगा, ये बताएगा 2012 में इन चारों क्षेत्र से मिलाकर टोटल 6400 लोग क्या हुए हैं, साक्षर। ये क्या बता रहा है, 2013 में इन चारों क्षेत्र से मिलाकर टोटल 6590 लोग क्या हुए हैं, साक्षर। अगर मैं रो का टोटल देखूंगा तो ये 3960 क्या बता रहा है, क्षेत्र ए से इन 5 वर्षों में कितने पुरुष साक्षर हुए हैं, क्षेत्र ए से इन 5 वर्षों में कितनी महिलाएं साक्षर हुई हैं। डीआई के प्रश्न को पढ़ने का ही सबसे आसान तरीका यह होता है, जब भी आपको दिया रहेगा टेबल वाला क्वेश्चन, तो आप पहले देखो कि रो का टोटल करने पे क्या मिलता है, कॉलम का टोटल करने पे क्या मिलता है।
तो कॉलम का टोटल करने पे क्या मिल रहा है, 2012 में टोटल कितने साक्षर हुए, 2013 में टोटल कितने साक्षर हुए, और रो का टोटल करने पे क्या मिल रहा है, अलग अलग क्षेत्र में कितने पुरुष और कितनी महिलाएं साक्षर हुई हैं। अब पहला प्रश्न पूछा गया है, किस क्षेत्र में पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अधिक बढ़ी है। तो इसमें क्या करना है आपको, तो किस क्षेत्र में पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ज्यादा बढ़ी है, तो आपको क्या करना है, कैसे कंपैरिजन करेंगे, तो आप बोलेंगे क्षेत्र ए में 2012 में कितने थे, 739 पुरुष और 642 महिलाएं, कितना हो जाएगा, देखिए 9 2 11, ठीक, 7 और 1 8, 7 6 13, 1381 लोग साक्षर हुए थे 2012 में क्षेत्र ए से। 2016 में कितने साक्षर हुए हैं, तो बात करूं 837 और 793, तो 7 और 3 10, 10 और 3 13, 9 7 16, 1630, मतलब 1381 से कहां पहुंच गए आप, 1630। देख लीजिए कितना बढ़ा है ये। उसी प्रकार आप क्या करेंगे, बी का 2012 का टोटल और 2016 का टोटल को कंपेयर करेंगे। उसी प्रकार आप सी का 2012 और 2016 का टोटल को कंपेयर करेंगे। उसी प्रकार आप डी का 2012 और 2016 के टोटल को कंपेयर करेंगे। आप देख लेंगे कहां पे साक्षरता दर सबसे ज्यादा बढ़ी है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना होता है, पहले वाले को अंतिम से कंपेयर करते हैं। तो 2012 में टोटल निकाल लीजिए, पुरुष और महिला कितने, 2016 में पुरुष महिला टोटल कितने, कितना बढ़ा है देख लीजिए डिफरेंस। यहां पे देख लीजिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यहां पे इन दोनों का डिफरेंस कितना है, और यहां पे इन दोनों का डिफरेंस कितना है। सबसे ज्यादा डिफरेंस जहां पे आएगा वहां पे सबसे ज्यादा दर बढ़ी है, ठीक। तो इसका आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा, केवल और केवल कैलकुलेशन दिया था और कुछ नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन, क्षेत्र ए की महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत क्या है, ये देखिए यहां भी कैलकुलेशन। क्षेत्र ए की महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत, तो महिलाएं कितनी हैं, 3700। 3700 कितने में साक्षर हुई हैं, तो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। 5000 में 3700, तो 3700 बटा 5000 इंटू 100, ये हो जाएगा साक्षरता प्रतिशत। 2 0 से 2 0, 0 से 0, 5 7 35, 5 चौको 20, कितना आ जाएगा, 74%। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 74%, ऑप्शन सी, ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 2012 एवं 13 के साक्षरता प्रतिशत में लगभग क्या अंतर है, ये देखिए 2012 में 6400 और 13 में कितना, 6590। अंतर निकाल दीजिए। 2012 में टोटल कितने लोग साक्षर हुए हैं, 6400, और 13 में कितने, 6590। 6400 और 6590 डिफरेंस कितना हो जाएगा, देख सकते हैं आप, 190 आ रहा है क्या, 6400 और 6590, इसमें डिफरेंस कितना आएगा, 190 प्रतिशत में निकालना है। तो टोटल कितना हो जाएगा देख लीजिए, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000। तो नीचे कितना लिखूंगा, 8000 इंटू कितना, 100%। 2 0 से 2 0, 0 से 0, 19 को भाग दे दीजिए 8 से, 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा, 3, 8 तिरिका 24, 2.3 के आसपास आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो बहुत कैलकुलेशन था यार, बहुत। यहां पे आप अलग से भी निकाल सकते हो। अलग से निकालने का मतलब 6400 डिवाइड बाई 8000 इंटू 100, ये हो गया 2012 का प्रतिशत साक्षरता का। 2013 का 6590 डिवाइड बाई 8000 इंटू 100%, ये हो गया 2013 का। अब दोनों का डिफरेंस निकाल दो, यही तो आएगा, क्योंकि 8000 दोनों में कॉमन है, 100 भी कॉमन है। 6590 में 6400 को माइनस करोगे क्या आएगा, 190 आएगा। तो कैलकुलेशन बहुत था। इन 5 वर्षों में 4 क्षेत्रों में कितने प्रतिशत पुरुष एवं महिलाएं साक्षर थे। अरे बाप रे, ये तो और ज्यादा कैलकुलेशन आ गया। इन 5 वर्षों में 4 क्षेत्रों में कितने पुरुष एवं महिलाएं साक्षर थे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने पुरुष मतलब ये पूरे पुरुष, पूरी महिलाएं, मतलब इन सब का क्या करना पड़ेगा, टोटल। पहले आपने रो का टोटल किया, उसके बाद इन सब का टोटल करो आप, तो आपको मिल जाएगा पुरुष और महिला कितनी साक्षर हैं। डिवाइड बाय कितना करेंगे,
देख लीजिए 1 2 3 4 5, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000। इन सब को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल कितने पुरुष और महिला साक्षर हैं, डिवाइड बाय कितना, 40,000 इंटू 100, तब ये वाला प्रश्न का उत्तर मिलेगा आपको। तो ये सब क्वेश्चन आसान जरूर थे, लेकिन कैलकुलेशन इतना टफ था कि करना पॉसिबल ही नहीं है वहां पे। ठीक, कितने प्रतिशत पुरुष साक्षर थे, एक और प्रश्न पूछ लिया है, कितने प्रतिशत पुरुष साक्षर थे। अब एक बात समझिए, कितने प्रतिशत पुरुष, तो केवल क्या करेंगे आप, पुरुष वाले को लेंगे। ये देखिए, केवल आप क्या करेंगे, पुरुष वाले को उठाएंगे। क्षेत्र ए से पुरुष कितने, 3,960, क्षेत्र बी से कितने पुरुष, 4,361, क्षेत्र सी से कितने पुरुष, 4,450, और क्षेत्र डी से कितने पुरुष, 4,740। सबको जोड़ेंगे तो टोटल पुरुष मिल जाएंगे जो साक्षर हैं, डिवाइड बाय कितना, 20,000। डिवाइड बाय कितना हो जाएगा इस बार, 20,000। तो सब पुरुष को जोड़ेंगे जो साक्षर हैं, डिवाइड बाय कितना लिखेंगे, 20,000 इंटू कितना, 100%। ये हो जाएगा पुरुष की साक्षरता का प्रतिशत। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, श्रेणी में विलुप्त स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर आएगा। तो एफ के बाद के, फिर पी, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर वाई। तो ये शायद विलोपित कर दिया था मेरे हिसाब से, ये प्रश्न भी विलोपित कर दिया था। क्यों विलोपित किया था, इसका कारण क्या था, एफ के बाद जी एच आई जे को छोड़ के के लिख दिया, के के बाद एल एम एन ओ को छोड़ के पी लिख दिया, तो पी के बाद क्यू आर एस टी को छोड़ के आप क्या लिखेंगे, यू। तो आपको लगेगा यू होगा, लेकिन यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स और वाई को छोड़ के यहां पे जेड लिखता वो, लेकिन वाई लिख दिया गलती से, इसीलिए विलोपित हो गया ये। ठीक, अगर आप देखते एग्जाम में तो यू लगा के आते, लेकिन विलोपित हो गया क्योंकि यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई को छोड़ के यहां पे जेड आना चाहिए था, यहां पे जेड आना चाहिए था वी डब्ल्यू एक्स वाई को छोड़कर, लेकिन वहां पे वाई लिखा हुआ है, इसीलिए विलोपित हो गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यदि कोई है तो किसी वर्गीकरण के अंतर्गत अन्य से भिन्न है, चांदी, तांबा, पारा, टीन, लोहा। आसानी से बता सकते हैं पारा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से अलग है, दिसंबर, अप्रैल, जनवरी, सितंबर, फरवरी। फरवरी अलग होगा क्योंकि दिसंबर में 31 दिन, अप्रैल में 30, जनवरी में 31, सितंबर में 30, फरवरी में या तो 28 होते हैं या तो 29। ठीक, तो फरवरी अलग दिख रहा है क्योंकि बाकी में मिनिमम 30 दिन तो हैं, लेकिन फरवरी में 30 दिन नहीं है, बाकी में मिनिमम 30 दिन है। दवाई का संबंध दवाई की गोलियों से जिस प्रकार है, ठीक, दवाई का संबंध दवाई की गोलियों से जिस प्रकार है, वैसा ही संबंध इनमें से किसमें आपको दिखाई दे रहा है। तो ज्ञान का संबंध किससे होगा, पुस्तक से। क्यों, क्योंकि दवाई जो है ये कहां से मिलता है आपको, दवाई की गोलियों से। तो ज्ञान कहां से मिलेगा आपको, पुस्तक से मिलेगा। ठीक, तो ये आसान सा क्वेश्चन है। आपको हल्का सा बुखार है आपके विचार में, ठीक, ये भी आपका डिसीजन मेकिंग का बोल सकते हैं आप इसको क्वेश्चन। आपको हल्का सा बुखार है आपके विचार में, महत्वपूर्ण व अर्जेंट काम को पूरा करने के लिए आपको कार्यालय जाना चाहिए। कार्यालय जाना महत्वपूर्ण नहीं है, कार्यालय के काम के बारे में सोचना आवश्यक नहीं है, कार्य से अधिक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य है। क्या आप सोचते हैं यहां पे, तो ऑप्शन ए होगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो आपको कार्यालय जाना चाहिए। ठीक, कार्यालय जाना महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो कोई बात ही नहीं हुआ। कार्यालय के काम के बारे में सोचना आवश्यक नहीं है, यह भी नहीं हो सकता। कार्य से अधिक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य है, यह भी पूरी तरीके से सत्य नहीं है। ठीक, ऑप्शन ए सही बैठ रहा है। मुकेश ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे भाई के पिता की पुत्री का बेटा है। मुकेश ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे भाई के पिता मतलब कौन हो गए, मेरे पिता की पुत्री मतलब मेरी बहन का बेटा मतलब मेरा भांजा है। ठीक, तो मुकेश का फोटो वाले व्यक्ति से क्या संबंध है, तो मुकेश जो है फोटो वाले व्यक्ति का क्या लगता है, ऐसा पूछा है। बोला क्या है, वह मेरे भाई के पिता
वह मेरे भाई के पिता मतलब मेरे पिता की पुत्री मतलब मेरी बहन का बेटा है, मतलब मेरी बहन का बेटा। तो ये जो लड़का है यहां पे, ये मुकेश का क्या लगेगा, भांजा लगेगा, और मुकेश उसका क्या लगेगा, मामा। तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। ठीक। निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2, जिनके दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आपने दिए गए कथनों को सही मानकर, यहां सही होगा, सही मानकर यह निर्णय लेना है कि इन निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष इन कथनों से निकलता है। देखिए क्या दिया हुआ है, कुछ कबूतर ढोल हैं, न्याय निगमन का प्रश्न है। तो ये हो गया, मान लीजिए कबूतर, ये मान लीजिए कबूतर, तो कुछ कबूतर ढोल हैं, तो ये हो जाएगा ढोल। तो कुछ कबूतर हो गए ढोल। सभी तोते ढोल हैं, सभी तोते ढोल हैं, तो ये हो जाएंगे तोते। देख पा रहे हैं, सभी तोते क्या हैं, ढोल हैं। निष्कर्ष क्या बोला है, कोई कुछ कबूतर ढोल है, कोई भी कबूतर ढोल नहीं है। देखिए एलिमेंट सेम दिखता है तो आइदर और का केस बनता है। ठीक, आइदर और का केस बनता है, ध्यान रखिएगा। एलिमेंट सेम दिख रहा है, कबूतर ढोल कबूतर ढोल, तो जब भी एलिमेंट सेम दिखता है आपको निष्कर्ष में, तो आप याद रखिएगा भाई, आइदर और का केस आपको याद आना चाहिए। और आइदर और का केस के लिए कुछ कंडीशन होता है, वो कंडीशन क्या है, वो पहली कंडीशन ये है कि एलिमेंट सेम होना चाहिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एलिमेंट सेम है। दूसरा कंडीशन होता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए, देख पा रहे हैं एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तीसरा यह होता है कि चेक करने पर दोनों गलत आने चाहिए। और चौथा क्या होता है, कहीं ना कहीं पर कुछ का प्रयोग होना चाहिए। ये चार अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है मतलब आइदर और अप्लाई हो जाता है। तो पहली कंडीशन एलिमेंट सेम सेटिस्फाइड हो रहा है, दूसरी कंडीशन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है सेटिस्फाइड हो रहा है, चौथी कंडीशन कहीं ना कहीं पे कुछ का प्रयोग हुआ है। अब दोनों को चेक करिए, कुछ कबूतर ढोल हैं, कुछ कबूतर ढोल हैं, ये तो क्या हो गया, सही हो गया। कुछ कबूतर ढोल हैं, यहां भी क्या लिखा हुआ है, कुछ कबूतर ढोल हैं, मतलब पहला क्या हो गया, सही हो गया। मतलब आइदर और यहां पे अप्लाई नहीं होगा, दोनों को गलत होने चाहिए। कोई भी कबूतर ढोल नहीं है, कोई भी कबूतर ढोल नहीं है, ये क्या होगा, गलत। ये तब सही होता जब कबूतर और ढोल के सर्कल के बीच क्या लगा होता, क्रॉस लगा होता, तभी सेकंड वाला क्या होता, सही होता। तो पहला वाला निष्कर्ष कुछ कबूतर ढोल है बिल्कुल सही है, आप देख पा रहे हैं। कोई भी कबूतर ढोल नहीं है, गलत है ये। तो केवल निष्कर्ष एक सत्य है। अगर दोनों गलत आ जाते तो यहां पे आइदर और अप्लाई हो जाता, या तो निष्कर्ष एक या दो। पूरा डिटेल में आपको समझना पड़ेगा न्याय निगमन को, ठीक, जो यहां पे पॉसिबल नहीं है। कुछ संतरे रेशम है, तो ये मान लीजिए संतरे हो गए, तो कुछ संतरे क्या हो गए, रेशम। कुछ रेशम कपास है, तो ये मान लीजिए कपास हो गई। अब बोला क्या है, कुछ संतरे कपास हैं, संतरे और कपास में कोई रिलेशन नहीं है। कुछ कपास रेशम है, ये सही है। तो केवल निष्कर्ष दो सत्य है। ये आसान सा प्रश्न था। अगला, सभी सेब अनास हैं, मान लीजिए ये हो गए सेब, तो सभी सेब क्या है, अनास है, तो ये हो गया अनास। कोई भी पपीता अनास नहीं है, कोई भी पपीता, मतलब ये देखिए पपीता और अनास के बीच ऐसा क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। आगे क्या बोला, निष्कर्ष बोला है कुछ पपीते अनास हैं और कोई भी पपीता अनास नहीं है। ये देखिए यहां पे भी एलिमेंट सेम है, तो आइदर और का केस यहां हो सकता है। अब हो रहा है क्या, चेक करते हैं। पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, देखिए सेकंड कंडीशन अप्लाई हो रहा है, पहला कंडीशन भी सेकंड कंडीशन भी, कुछ का प्रयोग हुआ है। चेक करते हैं, कुछ पपीते अनास हैं, कुछ पपीते अनास हैं, गलत है बिल्कुल, ठीक। कोई भी पपीता अनास नहीं है, कोई भी पपीता अनास नहीं है, ये तो सही हो गया। ये क्या हो गया, सही। मतलब यहां भी आइदर और अप्लाई नहीं होगा, केवल निष्कर्ष दो सत्य होगा। आइदर और तभी अप्लाई होगा जब दोनों क्या होंगे, गलत होंगे। 1992 का कैलेंडर कौन से वर्ष में पुनः प्रदर्शित होगा, तो ध्यान रखिएगा लीप वर्ष का कैलेंडर जो होता है वो 28 साल के बाद वापस से अपने आप को दोहराता है। मतलब 2020 में वापस से अपने आप को यह पुनः 2020 में वापस से अपने आप को यह पुनः प्रदर्शित करेगा। लीप वर्ष का कैलेंडर ध्यान रखिएगा 1992 लीप वर्ष से 28 साल के बाद अपने आप को दोहराता है, ठीक। यदि प्लस का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ भाग,
माइनस का अर्थ प्लस और भाग का अर्थ गुणा है, तो इसका मान पूछा है। देखिए 14 माइनस 6 भागित 2 प्लस 3 गुणा 3 का मान पूछा है। तो प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है प्लस, तो यहां हो जाएगा प्लस। भाग का अर्थ क्या है गुणा, प्लस का अर्थ क्या है माइनस और गुणा का अर्थ क्या है भाग। वी बॉड मास आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले भाग देंगे, तो सबसे पहले भाग दे दीजिए, तो 3 को 3 से भाग देंगे 1 आएगा। अब गुणा कर दीजिए, तो 6 दूनी 12, 14 और 12 कितना हो गया 26 माइनस 1 कितना हो जाएगा 25, जो कि ऑप्शन डी में आप देख पा रहे हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या, यह आपका काम है, इनमें से कोई नहीं आएगा इसका आंसर। 24 त्रिभुज होंगे इसमें। ठीक, 24 त्रिभुज काउंट करेंगे आप लोग, यह आपका काम है। 60 व्यक्तियों के एक समूह में 30 हिंदी तथा 35 अंग्रेजी तथा 5 अन्य भाषाएं पढ़ते हैं। कितने लोग अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों पढ़ते हैं? यह भी आसान सा क्वेश्चन है यार। 10 आएगा इसका आंसर, इसको भी आप लोग करेंगे, यह भी आपका काम है। एक बस 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। यदि वह बस पहले 3 घंटे में उसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो चौथे घंटे में बस की औसत चाल क्या होगी? ठीक, 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल निकाल सकते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितना हो जाएगा? 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि यह बस पहले 3 घंटे में औसत चाल कितना है 50, तो पहले 3 घंटे में औसत चाल 50 मतलब पहले 3 घंटे में औसत चाल 50 मतलब पहले 3 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय की है, ये 150 किलोमीटर की दूरी। अब बची कितनी? 30 किलोमीटर की दूरी। 30 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगी? 1 घंटा में, क्योंकि बचा कितना 1 घंटा। तो 30 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय की है, तो औसत चाल कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। बहुत आसान सा प्रश्न है यार ये। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याओं का योग 123 है। यदि पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात, मतलब a अनुपात b आपको दिया है 3:2, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, और 3 संख्याओं का योग कितना दिया है 123, मतलब तीनों का योग आपको दिया है कितना 123। सबसे पहले यहां पे a अनुपात b अनुपात c निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं? तो इसका एक तरीका यह भी होता है, कॉमन को कॉमन के नीचे लिखेंगे, 5 तरीका 15, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16। ये मिल गया आपको a अनुपात b अनुपात c। अब मान लीजिए a का हिस्सा कितना हो जाएगा 15 के, b का हिस्सा कितना हो जाएगा 10 के, और c का हिस्सा कितना हो जाएगा 16 के। तीनों का योग कितना हो जाएगा 123 कर दीजिए। 15 के प्लस 10 के प्लस 16 के बराबर 123, जोड़ेंगे कितना आएगा 16 और 5 हो गया 21, 41 आ जाएगा यहां पे। 41 के बराबर 123, तो k का मान हो गया 3, k का मान 3, तो सबसे बड़ा हिस्सा हो जाएगा कितना 48। सबसे बड़ा हिस्सा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ऑप्शन में देख पा रहे हैं, ऑप्शन सी आपके सामने लिखा हुआ है। एक समतल में 20 बिंदु हैं, जिनमें 6 क्या हैं संरेख हैं। इनमें से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? यह आपका क्रमचय संचय का प्रश्न हो गया। अब देखिए, किसी भी रेखा के लिए 2 बिंदु की आवश्यकता होती है, तो क्या बोल दिया 20C2, लेकिन 6 क्या है संरेख हैं, वहां से एक ही खींची जा सकती है, तो उसको मैंने माइनस कर दिया और प्लस कितना कर दूंगा 1। ठीक, क्योंकि पूरा इग्नोर नहीं होगा, एक तो खींची जा सकती है, तो +1 हो जाएगा। तो यहां से 20C2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 20 × 19 डिवाइड बाई 2 × 1। 6C2 का वैल्यू 6 × 5 डिवाइड बाई 2 × 1 प्लस कितना 1। 2 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, तो ये कितना हो गया 190। 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, ये हो गया 15 + 1। 10 में 5 जाएगा 5, 8 में 1 जाएगा 7, 175, और 1 कितना आ जाएगा 176। इसके लिए आपको पूरा का पूरा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्रमचय और संचय पढ़ना पड़ेगा। किसी भी रेखा को खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। ठीक, तो ये 50 प्रश्नों के यहां पे आंसर्स दिए गए हैं। 2 प्रश्न मैंने छुड़वाए हैं, इसके अलावा डीआई के कुछ क्वेश्चंस का कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं पेपर तो आसान था, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा था, आपको टाइम देना पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए।
ठीक, तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।